आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी और एकांकी के बीच में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ खिदिन बाबू। ये कहानी सच में आप जब पढ़ेंगे, भले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा, शुरुआत में उतना ज़्यादा समझ में शायद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, कहानी का क्या रस है। अज्ञे जी कहानी जो लिखते हैं वो इतना आसान भाषा में पहले शुरुआत होता नहीं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्रामेटिक, तो वो ऐसे ही तरीके से लिखते हैं ताकि आपको कैरेक्टर के बाद में पता किया जाए, और वो पहले कुछ और चीज़ बताना चाहते हैं। क्या है ये देखिए। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है, उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि जिससे भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का हो न होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। यूरोपीय को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है, हिंदुस्तानी को हर फिरंगी एक चेहरा एक जान सकता है। अब देखिए यहाँ पे चेहरे का विशेषता बता रहे हैं। वो चेहरे, कौन से चेहरे? आप अगर किसी को चेहरे को देखें, आप भूल जाएंगे? नहीं सर, कल मैं पार्क में था, भूला नहीं मैंने। क्या मजाक करते सर, मैंने पूरा नयन सुख प्राप्ति NSP हुआ था मुझे। खैर ना, देखिए वो चेहरे, कौन से चेहरे जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता है। आप देखिए, हर रोज आप किसी न किसी को नए को देखते हैं, नहीं चेहरे को देखते हैं। उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक के चेहरे को अलग निकाल कर कह दें कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता। आप कैसे, जो हर रोज किसी हजारों लोगों से मिलता हो, 100 से मिलता हो, वो कह सकता है कि मैं इस चेहरा को नहीं भूल सकता? आपके लिए तो हर चेहरा एक नया है, लेकिन क्या कहते हैं कि चेहरे को हम भूल नहीं सकते। जैसे भारत के हर एक आदमी को सारा चाइना माल दिखते हैं, चला तो शाम तक बनना चांद तक, ये वाला हाल। तो हमको जैसे चाइना के लोग सब एक जैसे दिखते हैं, उनको भी हम एक जैसे दिखते होंगे कि भाई इनमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखा। नहीं, खैर हमारे में बहुत डिफ्रेंशिएशन है। देखो इसको देख लो, फैले जा रहे हैं। नहीं, हर एक आदमी हमारा पूरा अलग अलग है। कोई पतला है, कोई मोटा है ना, कोई मयंक है। आइए, क्योंकि जिससे भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। फिर यह चेहरा मनुष्य का हो ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो, यूरोपीय को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है। जो यूरोप के देश के लोग हैं, उनको सारे भारतीयों में एक जैसा चेहरा दिखता है। हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक, फिरंगी मीन्स फॉरनर, तो फॉरनर जैसे हैं वो भी एक जैसे दिखते हैं। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं। अगर आप 10 या 100 कुत्तों को खड़े कर दीजिए और सबको देखिए, एक ही प्रजाति का, ठीक है। आयुष्मान नेक्स्ट। देखिए, मानव को सब पशु एक से दिखते हैं। ये बच्चे लोग ठीक ठाक नहीं, वह भी एक तरह का देखना ही है। देखिए, एक तरह का आप पशु को देख रहे हैं, ये भी देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। याद रखिए, हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, दूसरे से अलग है, पक्का अलग है, ठीक है। क्यों? हर चेहरा स्मरणीय यानी कि याद रखने वाला। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हैं या नहीं। याद रखिएगा, आप अगर किसी को उसके कलर, खास करके भारत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को रंग से देखें, रंग का भेद नहीं, ये सबसे बड़ा बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी दूसरे देश में देखेंगे तो ये सब पाया जाता है। आज भी US में होता है, परसों ही कुछ घटना हुआ वहाँ पे, ठीक है। खैर माफ़ कीजिएगा, वो सब न्यूज़ देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर उल्झाना देते हैं। क्या हम नहीं, क्या हमें तुम भूल गए हो? इनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं किसी एक चेहरा को देखना चाहता हूँ तो दूसरे चेहरा मुझे उल्हाना, मतलब टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है। यानी क्या तुम उसको याद रखो, हमको याद नहीं रखो? देखो, इनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं। इधर प्राणियों में वोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी। तो याद देखो, तो ये कुछ पशु पक्षियों को भी पाले हैं, लोगों के बारे में, सबके बारे में बता रहे हैं। तो मेरे जो अज्ञे जी हैं, इनके पास क्या थे सर? कुछ कुत्ते थे, कुछ तोते थे, एक गिलहरी थी जो उनके पॉकेट में। गिलहरी कहीं भी बहुत छोटी पशु है, ये है तो रह सकती है, ठीक है, जो मैंने पाली थी और मेरे जेब में रहती थी। एक मुनाल जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मिली दौड़ा था। एक कुत्ता है, मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। देखिए, इसलिए कहते हैं कुत्ता स्वामी भक्त होता है, ठीक है।
एक टूटी चोंच और पंख वाला कौवा है, देख रहे हो, माने एंटिक चीज लोग को रखा है कभी। एक चोंच वाला है, एक पंख वाला है। आप देखो खितिन बाबू भी कुछ ऐसे ही है जिनके बाद देखो, इसलिए देखो मैंने पहले कहा ड्रामेटिक कहानी को ऐसे शुरू किया गया है कि आपको लगेगा कि क्या बोलना चाहता है, कभी समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत सारे चेहरे एक जैसे दिखते हैं, फिर ये बोल रहा है कि नहीं कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो स्मरणीय हैं। स्मरणीय मतलब ऐसे जिसको आप तुरंत याद रख सकें, सबसे यूनिक दिखे, सबसे अलग दिखे। जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे से पुकारने पर आधा उड़ता है और उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता है। कहाँ तक गिनाया जाए, पेड़ पौधे के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वे भी सामने आ खड़े होते। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई बसंतियां हैं वर्णन किया है। अप्रशित पांडुना पन्ना मंचुति अश्रु इललताहा, यानी कि जो हमारे कालिदास हैं वो उनकी जो शकुंतला की सुंदरता को वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जितनी लताएं सुंदर हो सकती हैं, जितने वो अप्रशित हैं, उतने ही सुंदरता सब में है। तो यानी कि लताओं में भी सुंदरता है। आप पेड़ पौधों को कई बार देखें ना, कितना सुंदर पेड़ है, कितना सुंदर पौधा है, आप वर्णन करते हैं ये, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उनमें सुंदरता नहीं है या फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं दिखते, लेकिन बस हम उन्हें अलग करके देखते नहीं। हमारे लिए सारा पीपल का पेड़ एक जैसा है, सारा बरगद का पेड़ एक जैसा है, ये वाला हालचाल है। मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, यानी कि मैं पेड़ पौधे को इतना याद रखूं शायद इतना नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है, सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय, यानी कि हर एक चेहरा दूसरों से अलग है और स्मरणीय है, जिसे याद किया जा सके। अगर एक सुनता हूँ तो किसी असाधारणत्व के लिए नहीं, चुनता हूँ एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यह तो मैं कहना चाहता हूँ असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, पर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे लौट कर झांकने का कष्ट तो करो। यानी कि कहते हैं कि आपको किसी को याद रखना हो तो जरूरी नहीं कि बहुत स्पेक्टाकुलर हो, यानी कि सबसे अलग हो, सबसे अलग दिखता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैसा जरूरी है? एक साधारण सा व्यक्ति भी आपको याद रह सकता है, अगर आपका नज़र देखने का उस तरह का नज़रिया होगा तो आप वैसा देख सकते हैं। वो चेहरे, वह एक चेहरा खितिन बाबू का चेहरा न सुंदर था। देखो जिसके बारे में कहानी लिख रहे हैं, आप सोचो तुम्हारे लिए मैं किसी को देखने जाए विवाह के लिए चलो बेचारा खुश हो ही गया कि अमर अभी भाग रहा हो। ठीक है, सो वो चेहरे, वो एक चेहरा खितिन बाबू का चेहरा न सुंदर था, न असाधारण, न वो बड़े आदमी थे, साधारण पढ़े लिखे साधारण क्लर्क। तो देखिए कहानी में ये जिस व्यक्ति के बारे में पूरी कहानी को लेकर चल रहे हैं, वो एक व्यक्ति एकदम साधारण सा व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति नहीं है। वो अमेज़न नहीं कि वो कोई भी पहचान जाए उसको, बिल गेट्स नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है कि तुरंत कोई भी देख दुनिया का सारे लोग पहचानते हो। 803 करोड़ के लोग लगभग लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 803 ना कम से कम 400 करोड़ तो जानते ही लेंगे, ठीक है। मैंने पहले पहल उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी, इतना ही कि औरों से कुछ कम करके पास देखने के लायक था। देखो मैंने जब पहली बार खितिन बाबू को देखा, लेखक कहते हैं, तो देखने लायक कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं था, लेकिन दूसरे से कुछ अलग था। क्या था? चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी। चेहरा में क्या था? चेचक क्या होता है सर? चिकन पॉक्स, तो उस पर बहुत सारा दाग रह जाता है, ठीक है। तो उसका दाग था और एक आंख गायब था, ठीक है। एक आंख गायब था यानी कि नहीं था, प्लीज सुनिएगा। एक आंख गायब थी और एक माह भी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं है, एक हाथ भी नहीं है। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। काने को अपशगुन तो मानते ही हैं, अति चतुर भी मानते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तो उनका कोट का हाथ, अब सोचो किसी व्यक्ति का एक हाथ नहीं तो क्या दर्जी को बोलेगा भाई कपड़ा मैं रख लेता हूँ, ये एक ही हाथ देता हूँ, तुम्हारा तो एक हाथ है नहीं, क्या ऐसा तो होगा नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई दूसरा हाथ भी उनको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या? चेचक के दागों से भरे चेहरे, एक आंख गायब थी और एक आंख भी नहीं था। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। काने को अपशगुन भी मानते हैं। मैं नहीं मान रहा हूँ या मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब बोल रहा है। काना मतलब जिसका एक आंख गुल हो, उसको अपशगुन मानते हैं। पता नहीं, ये पुरानी बात है, अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर मैं बता दूं, ये बहुत दुख की बात है, ये अगर किसी की भावनाएं हैं तो भारत में 7 करोड़ 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोग लगभग हैं जिनकी एक आंख या तो नहीं है या दोनों नहीं है। ये बहुत बुरा बात है। अब सोचिए जिनके पास है, हम सर इसको दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, जाने के बाद अपना नेत्रदान करके जाएं। लेकिन लोग बोलते नहीं,
आमे जीबू, हम जाएंगे, आंख भी लेके जाएंगे। ईश्वर को फिर देखेंगे कैसे? आंख तो बंद होगा, देखेंगे कैसे? इसलिए आंख बेचारे दान नहीं करेंगे। सर ऐश्वर्या राय ने इसका कैंपेन शुरू किया था, वो अपना लिख दी हैं कि मैं जब भी जाऊं तो मेरे आंखों को मैं नेत्रदान कर रही हूँ। ये अच्छी बात है, ठीक है। इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर केवल, एक स्टैटिस्टिक्स कहता है, अगर केवल 2 से 3 महीने अगर पूरे इंडिया के लोग या दूसरे देशों के लोग अगर मदद कर दें, जिनका भी डेथ हो रहा है, और वो नेत्रदान कर दें, तो कोई अंधा नहीं रहेगा। क्योंकि मरने के कुछ घंटों तक अगर आँख का यूज़ कर लिया जाए तो वो जीवंत रहता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके सेल्स ख़त्म नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। तो जो काना होता है वो क्या है? अपशगुन भी माना जाता है और वो चतुर भी मानते हैं। पर खितिन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और त्रिजुता थी, इसलिए बाद में औरों के से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही, वहां पैर से गिरने पर टूट गई और कटवा देनी पड़ी। देखिए, खितिन बाबू के बारे में जब हमने पूछा, लेखक पूछे कि भाई इनका ये हलचल कैसे हुआ, आंख कैसे नहीं, तो बचपन में चेचक के कारण आंख खराब हो गया। आज चेचक मैंने कहा ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, वहां पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी। पेड़ से गिरने के कारण क्या हो गया? हाथ टूट गया और ऐसा टूटा कि उसे कटवाना पड़ा। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। चेचक मतलब चिकन पॉक्स है, ठीक है। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। देखो, वो हंसमुख भी थे और मिलनसार थे। कई लोग होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो तुरंत किसी के मित्र बनने के लिए तैयार हैं, और कुछ लोग होंगे मुंह सांगो है भी दैट शॉर्ट। ऐसे लोगों से टाटा बाय बाय करके ही रहना चाहिए। जीवन में मिलनसार ही होना चाहिए आपको, क्योंकि आपसे कोई मिले तो लगे ना, पहली बार बात करें तो 2 मिनट के अंदर लगना चाहिए यार आदमी सही है। आइए, मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। तो मेरी भेंट कब हुई? एक मित्र के घर में, जहाँ हम दोनों थे। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। यानी कि मैं अपने ड्यूटी पे जाने वाला था, सोचा कि दोस्तों से मिलता हुआ चला जाऊँ। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खितिन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुई। यानी कि मैं जब घूम के आया, दौरा करके आया, तो 6 महीने बाद खितिन बाबू से फिर से मेरा मुलाकात हुआ। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। देखिए, एक ये याद रखना पड़ेगा, कहानी में काम आएगा। पहला, जब वो पहली बार देखे तो क्या नहीं था? सर, एक आंख नहीं था, एक हाथ नहीं था। अब जब मिले हैं 6 महीना बाद तो क्या नहीं है? एक पैर भी नहीं है, ठीक है। तो अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े हुए रहे थे। वहां से बैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे। रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के कारण उनका क्या हुआ? एक पैर भी जाता रहा। अब वो बैसाखी पे चलते हैं, ठीक है, यानी कि सपोर्ट लेके। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो नई सूचना थी। अब जिसके साथ हुआ होगा उसके लिए तो पुराना हो गया, 6 महीना पुराना बात, लेकिन मैं तो आज ही देखा हूँ। आप अब किसी को देखिए जिसको आप जानते हैं और अचानक से देखेंगे कुछ हो जाए, तुम पूछेंगे नहीं अरे ये कौन है ला, ये क्या हुआ? तो आप ये बोलेगा ना कि भाई मेरे साथ ये घटना हो गया। मैं सहानुभूति भी प्रकट करना चाहता था, पर झिझक भी रहा था। मैं सोच रहा था कि सहानुभूति प्रकट करूँ, हाँ बहुत दुख है, ईश्वर ने आपके साथ ऐसा कैसे कर लिया, ये सहानुभूति है। लेकिन याद रखिएगा, मेरा ये मानना है अगर किसी को सहानुभूति ज़्यादा देंगे और वो डिप्रेशन में बिचरा चला जाएगा, उसको उत्साह दीजिए, है ना। सहानुभूति देखिए, तुम उसका कुछ करने वाला नहीं हो, कोई ज़्यादा मदद नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है। तो कश्मकश में डाल देता है कि अगर किसी के कोई एक आदमी के पास कुछ चीज़ ना हो, तुम उसी चीज़ पे पॉइंट करो, हाँ या ना। आप लंगड़े को लंगड़ा बोलिए, उसको बुरा लगेगा, बहरे को बहरा बोलिए, उसको बुरा लगेगा। बहरे को सुनाई नहीं देगा, भाई दोनों कान से बहरा होगा जरूरी है, मारेंगे ना भाई, तुम्हारा भी एक बजने लगेगा। गजब है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। पीछे से आया। आइए, किसी की असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असमंजस में डाल देता है कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा। आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। देखिए, आप किसी में आपके मन में चल रहा है मैं कैसे उनसे बात करूं, कैसे इंटरेक्शन करूं, इतना में वही आदमी अगर आपको बुला ले तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवश्य के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दोगुनी हो जाती है।
यानी कि उनको पता चला कि अगर आपके शरीर में चाय आया है किसी, माफ कीजिएगा, लेकिन कोई आदमी जो 10 दिन से खाना ना खाया हो तो खाना को जैसे दिखता है ना, ये आदमी हमेशा चाय को ऐसे दिखता है। मैं जब भी चाय पीता हूँ एक बूंद ऐसे फेंक देता हूँ। गरीब आदमी। आइए, एक अभय के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसी दुगनी हो जाती है। देखिए, एक अगर आपका पार्ट कम जाए तो दूसरे का शक्ति बढ़ जाता है। सर कैसे? अगर किसी का एक कान ना हो तो वो दूसरे कान से ज़्यादा सुनता है, ऐसा कहा जाता है। एक आंख ना हो तो दूसरे आंख से वो ज़्यादा देख सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साइंस कहता है कि आप राइट आई यानी कि दाएं आंख से ज़्यादा देख सकते हैं। ये 118 डिग्री तक देखता है, ये 109 डिग्री तक देखता है लगभग। तो 9 डिग्री थोड़ा ज़्यादा देख सकते हो। मतलब सर आगे तुम समझो, आगे देखिए। वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई होगी। मैं बैठ ही रहा था कि वो बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। भगवान औधड़ दानी है ना, सब कुछ फालतू देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, अब तो एक है। आप भी बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कभी मालूम हुई है? देखिए कितना बढ़िया दिलदार आदमी। ये कहते हैं भगवान क्या है ना, औधड़ दानी है, ज़्यादा देते हैं। आप उनसे एक मांगो तो 2 देते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए 2 दिया है। वो बोलते हैं देखो मेरा एक हाथ नहीं, एक कान नहीं, एक पैर भी चला गया। ये सब बेकार चीज़ था, अच्छा हुआ चला गया। अब बॉडी का वजन कम हो गया। देखो कितने लोग बोल रहे हैं ये जीने का तरीका है। नहीं, देखो कई लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब जिसके साथ जो है ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सहज ही स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ मेरे जीवन में ये सब चल रहा है, कोई बात नहीं, तो इसलिए उनको कोई तकलीफ भी नहीं है ना। भगवान औदरदानी होता है, सब कुछ फालतू देते हैं, भगवान कुछ ज़्यादा ही देते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं एक जीव दी ईश ने, 2 आंखें 2 कान, ताकि ज़्यादा देखे ज़्यादा सुने, कम बोले इंसान। यानी कि एक जीव, भगवान ने एक जीव दिया, 2 आंखें 2 कान, ताकि ज़्यादा देखे ज़्यादा सुने। आदमी को ज़्यादा देखना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए, और कम बोले इंसान, कम बोलना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा है ही नहीं कि हम कम बोलें। अब ये देखो इधर एक प्रजाति है, कहते हैं नारी खाए बिना रह सकती, सुनाए बिना नहीं रह सकती। इनको कुछ भी बोल दो, तुम्हारा सेंटेंस फुल स्टॉप नहीं हुआ होगा उससे पहले तुमको रिप्लाई मिलेगा। गजब है नहीं? अच्छा चलो ठीक, बेचारी हाँ मारे। तो मैंने टॉन्सिल कटवाए, क्या कहते हैं टॉन्सिल एक्स्ट्रा होता है, आपको पता होगा। मैंने टॉन्सिल कटवाए। अपेंडिक्स क्या होता है याद रखिएगा, खाना खाने के बाद हमारे हर एक इंसान के बॉडी में अपेंडिक्स होता है। वो कुछ इस तरह का पार्ट होता है। आप जब खाना खाने के बीच में पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के पहले भी पी सकते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद पी नहीं रहे हैं पानी, बॉडी में जब पानी का अभाव होता है तो आपका खाना जब वहाँ अटक जाता है, थोड़ा सड़ने लग जाता है, और उसके बाद सोचो पेट में कुछ ऐसा है और वो ऐसा हो जाए, क्या करेगा सर? क्यों करेगा? यही होगा, फिर आपको दर्द होगा, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, 20-50 हज़ार का खर्चा करवाओ। आइए, इंग्लिश में पोक कहते हैं उसको, है ना। चलिए, फेसबुक उसको पॉपुलर कर दिया है। सब कुछ फालतू देते हैं, 2 कान 2 आँख, 2 हाथ 2 आँखें, अब तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है? मैं देखिए एक जीव दिया, लेकिन आपको स्वाद मिलता ना, नहीं ना, भगवान और एक जो जीव देते। मैं अवाक उन्हें देखता रहा। मैं अवाक यानी कि एकदम अवाक, मतलब पजल्ड, शॉक्ड, एकदम शॉक होकर देख रहा, ये क्या बोल रहे हैं, इतना कुछ कष्ट हो गया है फिर भी इनको कोई तकलीफ नहीं। पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी, और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था उसमें कहीं अधूरेपन की पंक्ता की झाई नहीं थी। तो उनके जीवन में एकदम सच्चापन था, एकदम सच्चा हंसी था। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी में भी मुझे बताई थी। उन्होंने कहा कि सब शरीर में जो भी है उसका अलग अलग काम है, और ये जीवन में अद्भुत काम करता है। यह ठीक याद नहीं कि वह दूसरी भेंट में या तीसरी, लेकिन थ्योरी मुझे याद है। उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 किस्तों में।
तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बार भी खो चुके थे। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए, कोहनी टूट गई और फिर घाव दूषित हो गया। तुमको मजा आ रहा नहीं बे? जिससे कोहनी से कुछ ऊपर वहां कट दी गई। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। अब इस बार बैठक में नहीं है कि हॉल में नहीं बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए? रसोई घर में। मित्र पत्नी भोजन बना रही थी, यानी कि जिस मित्र के घर गए थे उसकी पत्नी हमारे लिए खाना बना रही थी। और खितिन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे। मूढ़ा मतलब बैठने का जो पीढ़ा टाइप होता है ना छोटा सा घर में, उस पर बैठ के वो बता रहे थे कि कौन व्यंजन कैसा बनेगा, यानी कि खाने में क्या क्या चीज़ डालना चाहिए। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने के शौक उन्हें और भी अधिक था। यहाँ मैं बता दूं, इधर ये जो प्रजाति देख रहे हो ना, पुरुष प्रजाति, ये सब सिर्फ पोला किया है, फ्री खाने वाले, खिलाने का शौकीन नहीं, ये लोग सिर्फ खाने के शौकीन। आइए एक सेकंड, तो यहाँ पे खितिन देखिए, कई बहुत कम लोग होते हैं जिनको खिलाना पसंद है। मैक्सिमम लोगों को भाई कुछ दे दे, गिफ्ट देंगे, फ्री में पोला मिलने मनुष्य गिल देवी, ये वाला हाल चला। फ्री मिलेगा तो पूरा मनुष्य को खा देंगे। खैर, और पाक विद्या के आचार्य थे। किसके आचार्य थे? पाक विद्या मतलब रसोई, ठीक है, मतलब मास्टर शेफ सीखा होगा इन्होंने। जो पाक विद्या के आचार्य थे, मेरे मित्र ने उनकी दावत की थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, क्यों पार्टी दिया गया, क्यों खाने पर बुलाया गया, ये बताया नहीं गया। लेकिन इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटपन रही थी। खितिन दा भी इस बात को समझ गए थे, तभी उन्होंने कहा, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रही, पर दूंगा मैं, और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा। देखो, दो हाथ है नहीं, एक पैर है नहीं, एक आंख है नहीं, फिर भी उत्साह देखो, उत्साह ऐसा कि मैं खाना तो बनाऊंगा। और खुलासा यह किया था कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देख रेख में बनवाएंगे। और वो क्या करते, वो बोलते कि मैं बनाऊंगा, जाहिर सी बात, तो बना नहीं सकते, तो वो उनके देख रेख में खाना बनेगा। बनाएगी कौन? गृह पत्नी, यानी कि मित्र की पत्नी जो है, घर की मालकिन जो है। मगर विधान खितिन बाबू का होगा, यानी कि बनाने का तरीका, बनाने का तरीका जो होगा खितिन बाबू का होगा। मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली थी। मित्र का हाँ बिल्कुल आप करिएगा। खितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। मैं भी एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृहपति से पूछा, क्या बना रही हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितिन दा रहे हैं। दा मतलब भैया, ठीक है, बंगाली शब्द में दा का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर खितिन दा बोले, हाँ मेरा छुआ हुआ आप खा तो लोगे ना। देखो मजाक कर रहे हैं, इसे कहते हैं मेरा छुआ हुआ आप खा तो लोगे ना, क्योंकि अब समूह बोलते हैं एक कान हाथ से काने को, तो इसलिए मजाक कर रहे हैं। और ठहाका मारकर हंस दिए, मतलब वो अपने हिसाब से मजाक कर रहे हैं। उनका छुआ हुआ, जिनके दोनों हाथ नदारत, छुआ कैसे हो सकता है, हाथ ही नहीं, कैसे छू सकते हैं बेचारे। फिर बोले, आपने भोजन बिलासी और सैया बिलासी की कहानी सुनी है? दो कहानी सुनाया और एग्जाम में आता है, भोजन बिलासी, सैया बिलासी। क्या होता है ये भोजन बिलासी? आइए देखते हैं। मैंने नहीं सुनी थी, वे सुनाने लगे। खितिन दा कहानी सुनाने लगे, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा है। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन बिलासी हूँ। तो राजा ने कहा कि भाई तुमको नौकरी क्यों दें? ना, मैं भोजन बिलासी हूँ। यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चखकर यह बताऊंगा कि भोजन राजा के खाने योग्य है या नहीं। तो जो भोजन बिलासी होगा वो खाना करके बता दूं। मैं बता दूं, आज भी देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जो खाना जाता है, पहले उसको टेस्ट किया जाता है, फिर दिया जाता है, ठीक है। मैं नाम तो लेकिन कई ऐसे देश में घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ पे वहाँ उसके प्रधानमंत्री को ही मार दिया गया, ठीक है, जहर दे के। तो वो सब चीज़ घटनाएं ना हो। पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन बिलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चखकर मैं बताऊंगा कि भोजन राजा के खाने योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते न आते भोजन बिलासी ने नाक बंद करके हुए चिल्ला कर कहा, ले जाओ, इसमें से तो मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ, जिस खेत के धान के राजा के लिए चावल आए थे, उसके किनारे के पेड़ के में एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। टैलेंट देख रहे हो? माने खुशबू से पता चल गया कि इसको मरने का बू आ रहा है। और कहा ना, जहां से चावल आया है उसके साइड में एक पक्षी मरा हुआ टंगा हुआ है। पकने का बात कैसा?
भोजन विलासी का टैलेंट है। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई, ऐसा भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। सैया विलासी ने बताया कि वह राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा। सैया मतलब सोना। तो सैया विलासी ने बताया कि राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर वह जरा बैठा ही था कि कमर पकड़कर चीखता। मखमली, राजा का बेड कैसा होगा सर, एकदम सॉफ्ट है ना, लेकिन वो कमर पकड़ के चीखता हुआ उठ गया, खड़ा हुआ। अरे रे, मेरी तो पीठ में बल पड़ गया है, क्या बिछाया है किसी ने। सबने देखा, कहीं कोई सलबट तक नहीं थी, पूरा राजा का बेड एकदम ठीक था। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए, वहीं कुछ नहीं था जो विलासी की कमर में चुभ सकता था, पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। ठीक है, कहानी सुनाकर खिदिन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। देखो, ऐसे अलिया लोग को भी नौकरी मिल जाता था। आज देखो, तुम इसको रखोगे नौकर में? हाँ, वही तो, क्यों रखोगे? मित्र पत्नी ने कहा, देखिए, मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना, आप होते तो आपको भी कुछ ना कुछ नौकरी मिल ही जाता। खिदिनदा ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को 2 नौकर थोड़े ही रखने देता, मैं खुद ही अकेले दोनों काम कर लेता। मित्र पति ने मेरे और उन्मुख होकर कहा, खितिन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। खितिनदा फिर हंसे, बोले, हाँ हाँ, संगीत विलासी की नौकरी भी मैं कर लेता। संगीत विलासी यानी कि म्यूजिक, अच्छा से गाना गा के सुना देता, राजा खुश होता। यानी कि 3 तरह का काम मैं अकेला ही कर सकता था। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, पर फिर भी उस भोजन की याद अभी बनी है। देखिए, खाना में टेस्ट था या कैसा था वो मुझे याद नहीं, लेकिन खितिनदा वहाँ थे, उनसे बातचीत हुआ, ये बड़ा बात है। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर उसके बाद मैंने खितिन बाबू को एक बार और देखा। एक लंबे समय के बाद मैंने एक बार और देखा, यानी कि 3 बार मुलाकात लगभग कवि का हुआ, अज्ञे जी का। और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब। दोनों, एक सेकंड, सारांश ले लेते हैं। खितिन बाबू के सब क्या क्या नहीं है। दोनों हाथ नहीं है, दोनों टांगे नहीं है, एक आंख नहीं है, टॉन्सिल नहीं है, अपेंडिक्स नहीं है वगैरह। तो जैसे वे स्वयं कहेंगे, रूंगे में चढ़ा दी जा सकती थी। केवल एक स्थानु बैठक में गद्देदार मुड़े पर बैठा था, यानी कि बॉडी में कुछ नहीं, सिर्फ एक जगह बैठा दिया गया। सोचिए, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कल्पना भी नहीं किया जा सकता। एक डांस इंडिया डांस प्रोग्राम में एक आदमी ऐसा ही आया था, जिसके ना पैर थे ना हाथ था, फिर वो डांस इंडिया डांस में कुछ कंपटीशन में पार्ट किया था, कई दिनों तक किया था। एक व्यक्ति था जिसका 2 हाथ था, एक था जिसका बिल्कुल नहीं था। ऐसे 2 हैं, तो जज्बा बहुत बड़ा चीज़ है जीवन में। ठीक है, दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल नहीं। लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी पे बैठ के वो लेके जाना नहीं चाहते थे। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था, और यहाँ से सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्नानिष्ठ चतुर मूर्तिकार ने पत्थर, मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए थे, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया हो। तो उन्होंने मान लेते हैं जैसे पूरा आधा शरीर बना दिया, लेकिन और कुछ बनाया ही नहीं, ऐसा रह गया। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहसें याद आ गई। आत्मा है तो सारे शरीर में व्याप्त है, या किसी एक अंग में रहती है। आत्मा कहाँ रहता है, ये उनका सोच आ गया। अगर सारे शरीर में है तो अंग कट जाने से पर क्या आत्मा भी उतनी ही कट जाती होगी? अगर एक अंग में है तो अंग कट जाने पर क्या होता होगा? अपनी थ्योरी याद आ गई, जिसमें इस पहेली को हल कर दिया था। क्योंकि अब ये मैं समझ गया कि भाई शरीर का कोई अंग में आत्मा नहीं रहता है ना। जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। यह थ्योरी यह कहाँ तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पढ़ें, और उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती है। उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अव्यय जितने कम होते रहते थे, उसमें आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी। लेकिन खितिन बाबू ऐसे थे, पंगु मतलब जिसका पैर हाथ ना हो। खितिन बाबू ऐसे थे जिनको कष्ट का कभी अनुभूति उन्होंने नहीं दिखाया कि मुझे ये कष्ट है। मानो व्यर्थों में सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती। सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आंख में प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंप दीप्ते हुए
एक आकाश दीप के समान, यानी कि जो आत्मा है अब वो उनके शरीर में कहीं नहीं है, जिस एक आंख जो है उसी में जैसे लगता है सारा आत्मा समा गया है। तभी खितिन बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले 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 छिलाम बेचे थाकते ऐसे किचू लागे ना, मतलब बंगाली में। मैंने कहा था बचने के लिए शरीर में ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती, मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और हंस दिए। इसके बाद मैंने फिर खितिन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ। अब सोचिए, थोड़ा सा हमने भी व्यंग किया, आपको भी अच्छा लगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ। तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा, लेकिन सुनने वालों की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला ना होने से जीवन नाटक बंद नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं देख रहे हैं तो आपको लगता है वो प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा? नहीं, आप नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा। मैंने भी सुनकर ही जाना, खितिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाँह का जो टूटा बचा हुआ था उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल में ले जाए गए। बाँह अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्हें पूछा कि कंधे हैं या नहीं। फिर कहा जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले। पता चला कि इसके बिना भी जिंदगी जिया जा सकता है। लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वह नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। खितिन बाबू एक साधारण क्लर्क, साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच अब भी उन्हें देख सकता हूँ? कभी लगता है कि जिसे देखता हूँ वह केवल अंगहीन ही नहीं है, मानव अशरीरी है। केवल एक दीप्ति अंगों से क्या, अवयव से क्या। आपके शरीर में क्या है क्या नहीं वो बड़ा बात नहीं, आप जीवन को किस अंदाज में जीते हैं ये बड़ा बात है। जाना गेलो एटा छड़ाओ चले, तो ये पता चल गया कि इसके बिना भी जिंदगी जिया सकता है। इस सब के बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति, रोटी कपड़ा आसरा, हम चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है। निसंदेह जीवन के लिए एक स्तर पर ये सब निहायत ही जरूरी है। लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है, वह है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। जीवन में आपके पास बहुत कुछ होगा और जीवन में आपके पास बहुत कुछ नहीं भी होगा। अगर बहुत कुछ ना भी हो तो उसके बीच में आप कैसे जी सकते हैं, ये जीवन जीने का लक्ष्य आपको सिखाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।